बारिश में पूरे मोहल्ले में कपड़े सुखाने वाली सास बहू। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे मोहल्ले में जिसका नाम है शांति कॉलोनी। इस मोहल्ले का नाम ही सिर्फ शांति कॉलोनी है क्योंकि यहाँ शांति नाम की चीज कहीं भी नहीं है। सुबह का समय है। मधु अपना कॉलेज का बैग संभालते हुए, अच्छा ठीक है दादी, अब मैं कॉलेज के लिए चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना, रास्ते में संभल कर जाना। मधु चली जाती है। सावित्री अपने दरवाजे के बाहर आती है और उसे देखकर सामने वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही कल्पना सावित्री से, अरे सावित्री काकी, राम राम। सुबह सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल गई क्या? हाँ कल्पना बहू, अभी अभी निकली है। काकी सच में तुमने मधु बिटिया को अकेले पाल कर इतना बड़ा कर दिया। क्या करती बेटा, जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए तब वो बहुत छोटी थी और अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है और मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा। काकी आपकी मेहनत सफल हुई, लड़की बहुत संस्कारी और पढ़ने में तेज है। बातें करते हुए झाड़ू लगाकर कल्पना झाड़ू लगा रही थी। तभी कल्पना का पति सुरेश बाहर आकर कल्पना से, अरे भाई मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। कल्पना और सुरेश घर के अंदर चले जाते हैं। सुरेश नाश्ता करने बैठता है। कल्पना कटोरी में सब्जी परोसते हुए, लीजिए, आज तो मैंने ये मटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। सुरेश नाश्ता करने लगता है। तभी पड़ोसन मालती अंदर आकर, अरे कल्पना बहन, मेरे घर में हरी मिर्च खत्म हो गई, थोड़ी सी दे दो ना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं अभी फ्रिज से ला कर देती हूँ। कल्पना रसोई में जाकर हरी मिर्च लाती है और मालती को देते हुए, ये रही हरी मिर्च। वैसे आज सुबह नाश्ते में क्या बना रही हो? आज मैं मधुर के लिए पोहा बनाऊंगी, उसे सुबह पोहा खाना बहुत पसंद है। बातें करने के बाद मालती अपने घर वापस आ जाती है। वो रसोई में पहुंचकर फटाफट पोहा बनाकर प्लेट पे सजाती है और कमरे में बैठे मधुर को देते हुए, ये लो मधुर, गर्मा गर्म पोहा तैयार है, जल्दी से खा लो। वाह मालती, पोहा देखकर तो भूख और भी बढ़ गई। मधुर नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए घर से निकलता है। घर के बाहर गली में वो कमल से जोर से टकरा जाता है। अरे भाई देख कर चलो, इतनी सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मधुर भाई माफ करना। अरे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई सब ठीक है, बस मैं घर पे अपना मोबाइल भूल कर आया हूँ, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मोबाइल के बिना तो आजकल किसी का काम ही नहीं चलता, जाओ ले आओ। कमल अपने घर की तरफ तेजी से भागता है। कमल के घर पर उसकी माँ कृष्णा और बीवी नीलम खड़ी हैं। नीलम के हाथ में कमल का मोबाइल है। मैं तो आपको आवाज ही दे देती, पर आप तो बहुत तेजी से भाग गए। आप मोबाइल क्यों भूल जाते हो रोज रोज, कभी तो याद रखा करो। अरे सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी में रहता हूँ कि भूल जाता हूँ यार, जानबूझकर थोड़ी ना करता हूँ। अरे बेटा, तू तो सब भूल जाता है, अगर मेरी बहू ध्यान न रखे तो पता नहीं तेरा क्या हाल हो। हाँ हाँ माँ, अब तो तुम उसमें भी मुझे टारगेट करो, सारी तारीफ बहू की कर लो। तारीफ के काबिल काम करेगी तो तारीफ तो होगी ही ना मेरे लाल। चलो चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। बाय माँ, बाय नीलम। कमल घर के बाहर निकल जाता है। कृष्णा और नीलम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए, देखा बहू कैसे चिढ़ गया हमारा कमल, उसे अपनी खिंचाई बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ माँ जी सही है, चलिए अब हम लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। हाँ बहू चलो, अब जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके बाजार चलते हैं। ठीक है माँ जी, आप झाड़ू लगा लीजिए, मैं तब तक बर्तन मांज लेती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर काम में लग जाती हैं। कृष्णा पूरे घर में झाड़ू लगाती है और नीलम पोछा लगाती है। फिर दोनों बाजार की तरफ निकल जाती हैं। इस तरह शांति कॉलोनी में हर घर की अपनी एक कहानी है, लेकिन कमल का परिवार इस कहानी का मुख्य केंद्र है, जहां से एक अजीब और अनोखा ड्रामा शुरू होने वाला है। कृष्णा और नीलम बाजार में पड़ोसियों से बातें करते हुए, देख रही हो मालती बहन कैसे बादल घिरे हैं, अब तो कभी भी बारिश हो सकती है। हाँ नीलम बहन, एक तो हमारी गली वैसे ही पतली है, ऊपर से बारिश के मौसम में कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। कपड़े सुखाने से याद आया कि मुझे घर जाकर काफी सारे कपड़े धोने हैं। बातें करते हुए नीलम और कृष्णा दोनों घर आ जाती हैं। सब्जियां रखने के बाद नीलम वॉशरूम में जाकर ढेर सारा कपड़ा धोने लगती है, तो कृष्णा वहां आकर, अरे बहू क्या बात है, आज तो तुमने सारे के सारे घर के कपड़े धो दिए, इतना बड़ा ढेर। हाँ माँ जी, अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, कभी भी अचानक बारिश शुरू हो सकती है और काफी सारे कपड़े गंदे जमा हो गए थे, इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक साथ ही सब निपटा दूं। बहुत अच्छा किया, चलो अब दोनों मिलकर इन्हें छत पर फैला आते हैं। हाँ माँ जी, धूप अच्छी निकली है, जल्दी ही सूख जाएंगे सारे कपड़े।
दोनों बाल्टी उठाकर छत पर जाती हैं और सारे कपड़े रस्सी पर फैलाकर नीचे आ जाती हैं। कुछ देर बाद कृष्णा खिड़की से बाहर देखते हुए नीलम से, अरे बहू, ये देख अचानक कैसे काले बादल घिराए। हे भगवान माँ जी, बाहर तो बहुत तेज हवा भी चलने लगी है। जल्दी भाग छत पर, नहीं तो सारे धुले हुए कपड़े भीग जाएंगे। हाँ माँ जी चलिए। नीलम और कृष्णा दौड़कर छत पर जाती हैं। तभी झमाझम बारिश होने लगती है। दोनों जैसे तैसे भीगते हुए सारे गीले सूखे कपड़े बटोरकर नीचे ले आती हैं और उन कपड़ों को सोफे और कुर्सियों पर रख देती हैं। इसके बाद 2 दिन तक लगातार बिना रुके बारिश होते रहती है। सोफे और कुर्सियों पर सीलन भरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। कमल सुबह सुबह हॉल में कपड़ों के ढेर को देखकर नीलम और अपनी माँ से, नीलम, ये सोफे पर गीले कपड़े क्यों रखे हैं? पूरे घर में अजीब सी बदबू आ रही है। क्या करें जी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक भी कपड़ा नहीं सूखा। ये कपड़े तो पूरे सड़ जाएंगे, अंदर रखे रखे। मैं तो खुद परेशान हूँ, घर में कपड़े टांगने की जगह ही नहीं बची है। कम से कम इनका कुछ तो करो। ऐसे सड़ते हुए कपड़ों के बीच हम कैसे रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, तू आराम से ऑफिस जा, आज हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। जो भी करना है जल्दी करो माँ, घर का हुलिया बिगड़ चुका है। मैं निकलता हूँ। कमल घर से बाहर निकल जाता है। माँ जी अब क्या करें, बारिश तो बाहर बंद हो गई है लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है। हाँ बहू, धूप निकली नहीं है तो सीलन और बढ़ जाएगी। यही तो परेशानी है माँ जी, इतने सारे भारी कपड़े घर के अंदर कैसे सूखेंगे। रुक बहू, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा, मैं दिमाग लगाऊंगी। आप क्या सोच रही हैं माँ जी, कोई तरीका है क्या इस मुसीबत से निकलने का? हाँ बहू, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। मैंने सब सोच लिया है। ऐसा क्या सोच लिया आपने, मुझे भी तो बताइए। तो बस यही रुक, मैं अभी आती हूँ। कृष्णा भागकर अपने कमरे में जाती है और एक बड़ी सी प्लास्टिक की रस्सी का बंडल लेकर बाहर आती है। माँ जी इतनी लंबी रस्सी, इसका क्या करेंगे आप? हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। ये वो रस्सी है जो मैंने पिछले महीने ऑनलाइन मंगाई थी, ये बहुत मजबूत है। पर माँ जी इसे बांधेंगे कहाँ, हमारा घर तो बहुत छोटा है। बहू, हमारा घर तो छोटा है लेकिन हमारी पड़ोसनों का घर काफी बड़ा है। आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी, साफ साफ बोलिए। क्यों ना हम उनके घर जाकर उनसे बात करें और उनके घर के अंदर रस्सी बांधकर थोड़े थोड़े कपड़े टांग दें। क्या पड़ोसियों के घर में कपड़े? माँ जी वो लोग क्या सोचेंगे? अरे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे, ये तरीका अच्छा है, चल मेरे साथ। कृष्णा और नीलम दोनों कपड़े की बाल्टी और रस्सी लेकर घर से बाहर निकलती हैं। वो सबसे पहले सावित्री के घर पहुंचती हैं। सावित्री काकी, घर में हो क्या? जरा बाहर आओ। हाँ कृष्णा, क्या बात है, हाथ में ये कपड़े की बाल्टी और रस्सी क्यों ली है? काकी, हमारे घर में कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत है, बहुत दिनों से सब गीले पड़े हैं। हाँ काकी, पूरा घर सीलन से भर गया है, बदबू आ रही है। क्या तुम्हारे घर के अंदर बरामदे में हम थोड़ी सी रस्सी बांध ले, हमारे थोड़े कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब पड़ोसी के काम तो आना पड़ेगा, बांध लो भाई। नीलम जल्दी से सावित्री के कमरे में रस्सी बांधकर कुछ कपड़े टांग देती है। फिर दोनों वहां से निकलकर कल्पना के घर पहुंचती हैं। कल्पना उनके हाथों में कपड़े की बाल्टी और रस्सी देखकर, काकी क्या हुआ, ये कपड़े लेकर कहाँ घूम रही हो? बहू, 3 दिन की बारिश में कपड़ों का ढेर लग गया, घर में जगह नहीं है। तो मेरे यहाँ क्यों लाई हो? तेरे इस बड़े से हॉल में थोड़ी सी जगह दे दे, हम यहाँ रस्सी बांध देते हैं। हॉल में रस्सी पर? काकी मेरे पति अभी घर पर ही हैं। अरे बस थोड़े से कपड़े डालेंगे, जल्दी सूख जाएंगे, पड़ोसी होकर मना करेगी क्या? ठीक है बांध लो, पर शाम तक हटा लेना। नीलम कल्पना के हॉल में भी रस्सी बांधकर कपड़े टांग देती है। फिर दोनों वहां से मालती के घर जाती हैं। मालती उन्हें देखकर, अरे कृष्णा काकी, नीलम ये कपड़ों की बाल्टी लेकर कहाँ चली आ रही हो? मालती, बहुत आफत आ गई है, हमारे कपड़े सूख ही नहीं रहे, इसीलिए तेरे घर में रस्सी बांधनी है। मेरे घर में? पर क्यों काकी? अरे रस्सी बांधकर थोड़े से कपड़े फैला देंगे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारे यहाँ पंखा चल रहा है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। पर काकी ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, पड़ोसी के कमरे के अंदर कपड़े। अरे कुछ अजीब नहीं है, संकट के समय पड़ोसी ही काम आते। नीलम बांध दे रस्सी। नीलम मालती के घर में भी रस्सी बांधकर कपड़े टांग देती है। इसके बाद वो बाकी पड़ोसियों के घर में भी जाकर अपने कपड़े टांग देती हैं। मोहल्ले वाले अचानक इस हमले से हैरान हैं। तुरंत में तो वो कुछ नहीं बोल पाते, पर सबके चेहरों पर नाराजगी साफ है। कृष्णा और नीलम दोनों घर आकर बातें करते हुए, चलो बहुत सारे कपड़े ठिकाने लग गए, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ माँ जी, आपका आइडिया तो सच में कमाल का था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन की सुबह सावित्री के घर मधु कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने लगती है। तभी गीले कपड़ों से टकराते हुए मधु अपनी दादी से,
अरे दादी, क्या तमाशा है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। क्या हुआ मधु बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? दादी देखो ना, मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी और मेरी पूरी हेयर स्टाइल इन गीले कपड़ों से टकराकर खराब हो गई। ये गीले कपड़े किसने टांग रखे हमारे घर में? अरे बेटा, ये हमारे पड़ोसी कृष्णा के घर के कपड़े हैं। उनके यहाँ सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पड़ोसियों के घर में टांग दिए। ओफो दादी, अपने घर के गीले कपड़े भी भला कोई पड़ोसियों के घर में टांगता है? पूरे रास्ते में फैला दिए हैं। अरे बेटा, उनके घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़े पड़ोसियों के घर में टांग दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं उनको बोल दूंगी कि कपड़े हटा लें, पड़ोसी है ना, इतना तो सहना पड़ता है। ठीक है दादी माँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, पर इन्हें हटवा देना। मधु चिढ़कर वहां से चली जाती है। अब कल्पना के घर में सुरेश ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो हॉल में आता है, तभी हॉल में टंगे एक बड़े से चादर का कोना सुरेश के पूरे चेहरे पर आकर लिपट जाता है। ओफो, ये क्या बकवास है? ये तुमने कपड़े क्यों टांग दिए हैं कल्पना? हाँ जी, ये कपड़े मैंने नहीं टांगे हैं, तो पड़ोसियों के घर के कपड़े हैं। उनके यहाँ कपड़े नहीं सूख रहे थे तो उन्होंने हमारे यहाँ टांग दिए। पड़ोसियों के घर के कपड़े? क्या हमारा घर कोई धोबी घाट है जो कोई भी यहाँ कपड़े सुखा जाएगा? भला इस तरह पड़ोसियों के घर कपड़े कौन टांगता है? कितना गंदा लग रहा है ये सब कुछ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप निकलिए, मैं आज उनसे कहकर ये सारे कपड़े हटवा दूंगी। ठीक है, शाम को जब मैं वापस आऊं तो मुझे एक भी कपड़ा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। सुरेश ऐसा कहकर चला जाता है। उधर मालती के घर का दृश्य भी कुछ ऐसा ही है। मधुर अपनी स्कूटी पर दुकान का बहुत सारा सामान लाद कर घर के बाहर आता है, फिर स्कूटी खड़ी करके अपना सारा सामान अंदर लाता है। बरामदे और कमरे के बीच नीलम के कपड़े लटके हैं। मालती का पैर एक लटकती हुई साड़ी में फंस जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है। उसे देखकर मधुर गुस्सा होने लगता है। ये क्या तमाशा है मालती, खुद के पैर सीधे नहीं रखे जाते हैं क्या? और ये गीले कपड़े तुमने घर के अंदर क्यों टांग रखे हैं? दुकान का सामान रखने की जगह नहीं बची। अरे मैंने तो नहीं टांगे, मेरा दिमाग खराब है क्या, जो अपने ही रास्ते में कपड़े टांगूंगी? तो फिर ये किसके हैं? ये गीले कपड़े हमारे पड़ोसियों के हैं, उनके घर में जगह नहीं थी तो हमारे घर में टांग दिए। अरे ये कोई तरीका थोड़े है, पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। उनसे बात करके जल्दी से जल्दी ये कपड़े हटाओ यहाँ से। हाँ हाँ, बात करती हूँ, आप शांति से सामान रखकर बैठ जाइए, शाम तक के कपड़े हटवा दूंगी। अभी कमला भी मालती के घर के बाहर आकर मालती को आवाज लगाती है और मालती बाहर आती है। तब कमला मालती से, मालती बहन, तुमने देखा कृष्णा काकी और नीलम की हरकतें? मेरे घर को भी नहीं छोड़ा, घर के अंदर कपड़े टांग दिए हैं। हाँ बहन, मैं तो खुद गिरते गिरते बची हूँ, ये तो हद ही हो गई है। सभी पड़ोसी कृष्णा और नीलम के कपड़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि ये केवल एक दिन की ही बात है, लेकिन अब इस बारिश के मौसम में कृष्णा और नीलम अक्सर अपने कपड़े पड़ोसियों के घर में टांग दिया करती थी और पड़ोसियों को बहुत दिक्कत होती है। एक दिन कमला सभी पड़ोसन को इकट्ठा करके उनसे बात करते हुए, भाई कृष्णा काकी के कपड़ों से हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है, चलो सब मिलकर उनके घर चलते हैं, आज तो उनसे सीधे सीधे बात करनी ही पड़ेगी। सभी पड़ोसने अत्यधिक क्रोध में कृष्णा और नीलम के घर में पहुंच जाती हैं। कृष्णा और नीलम मजे से सोफे पर बैठकर चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खा रही हैं। तभी सभी पड़ोस ने एक साथ घर के अंदर आकर, अरे कृष्णा बेटा, तुम यहाँ पकौड़े खा रही हो और वहाँ हमारे घर में तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अरे चाची, अरे कल्पना, मालती, तुम सब एक साथ यहाँ। अरे आओ आओ, आप सभी पकौड़े खाओ, अभी गरम गरम बनाए हैं। नहीं, हम यहाँ पकौड़े खाने नहीं आए हैं। हाँ काकी, हम सब बहुत परेशान हैं। तुमने हमारे घर के सामने कपड़े टांग रखे हैं, पूरे रास्ते में कपड़े लटक रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी पोती मधु तो गिरते गिरते बची है। हाँ बहन, हमको बहुत परेशानी हो रही है, हमारा पूरा घर कबाड़ खाना लग रहा है। अरे भाई, मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जगह नहीं और बारिश में हमारे सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, तो थोड़ी पड़ोसियों की मदद ले लेते हैं। आखिर पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिर हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी की इतनी भी मदद नहीं करेंगे? मदद अपनी जगह है, पर पूरे घर के अंदर रस्सी बांध देना कहाँ का न्याय है? और फिर एक दो दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है चाची, अब गुस्सा छोड़ भी दो, हम कपड़े उतार लेंगे, आप लोग तो बैठकर शांति से चाय पकौड़े खा लो। खुशबू तो सच में बहुत लाजवाब है। लीजिए ना दीदी, एक एक पकौड़ा खाकर देखिए, ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। पड़ोसी सास बहू के अच्छे व्यवहार को देखकर ज्यादा झगड़ा नहीं करते। सभी पड़ोसने पकौड़े और चाय खाती हैं और उनको वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। चाय पकौड़े खाकर वापस आते समय पड़ोसन एक दूसरे से बात करते हुए,
सचमुच नीलम के हाथ की चाय और पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ बहन, पकौड़े तो एकदम कुरकुरे बने थे, खाकर मजा आ गया। तो आज तो अच्छा था, पर शाम को कपड़े हट जाने चाहिए, नहीं तो कल फिर दिक्कत होगी। पड़ोसने चली जाती हैं। शाम के समय कृष्णा और नीलम पड़ोसियों के घर जाकर अपने कपड़े उठाकर ले आती हैं और तय करके रखते हुए, देखा बहू, हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं। हाँ माँ जी, अब तक तो हमने अपने पड़ोसियों के घर के अंदर कपड़े डालकर सुखा लिए, लेकिन अब शायद वो हमें उनके घर के अंदर कपड़े नहीं डालने देंगे। दोनों सास बहू बातें करते हुए कपड़े अलमारी के अंदर जमा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह के समय आसमान साफ है और हल्की धूप निकली है। सास और बहू बालकनी में खड़ी होकर बातें करते हुए, देखो बहू, अभी तो धूप निकली है, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। तभी बालकनी में एक पकोड़े बेचने वाला ठेला लेकर आता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। कृष्णा उस पकोड़े वाले को देखकर अपनी बहू से, बहू, पकौड़े तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे, जा तू भी खरीद के ले आ, आज बाहर के पकौड़े खाकर देखते हैं कि कैसे लगते हैं। नीलम नीचे जाती है और पकोड़े खरीदकर वापस बालकनी में आती है। दोनों बालकनी में रखी कुर्सियों पर बैठकर पकोड़े खाते हुए, अरे माँ जी, इससे तो बहुत अच्छे पकौड़े हम खुद घर में बनाते हैं, ये तो एकदम बेस्वाद है। हाँ बहू, तेरे हाथ के पकौड़े सबको पसंद है, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब भी बारिश होगी तो खुद बनाना। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। घर में फिर से बहुत सारे कपड़े गंदे जमा हो जाते हैं। नीलम छत पर ही बैठकर तेजी से कपड़े धो रही थी। कृष्णा वहां आकर नीलम को कपड़े धोते हुए देखकर नीलम से, बहू, अच्छा किया जो तूने सारे कपड़े धोने के लिए निकाल लिया, अभी तो मौसम भी अच्छा है, कपड़े सूख ही जाएंगे। हाँ माँ जी, कपड़े जल्दी जल्दी धो लेती हूँ और फैला भी देती हूँ, अभी तो धूप है, पता नहीं कब अचानक फिर से बारिश हो जाए, बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। हाँ बहू, तू सही कहती है, रुक रुक, मैं और कपड़े लाती हूँ। कृष्णा जाती है और बहुत सारे भारी कपड़े लेकर आती है। सास बहू दोनों मिलकर बहुत सारे कपड़े धो लेती हैं और पूरी छत पे फैला देती हैं। तभी पड़ोस वाली बुढ़िया सावित्री अपनी छत से ये सब देखकर, अरे कृष्णा, इतने सारे कपड़े धो दिए, इन्हें सुखाओगी कहाँ? अरे चाची, अगर हमारी छत पर सूख गए तो ठीक है, वरना हमारे पास तो पूरा मोहल्ला है कपड़े सुखाने के लिए। कृष्णा की बात सुनकर सावित्री मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और तभी अचानक कमल वहां आता है और अपनी माँ और पत्नी को इतने सारे कपड़े धोते हुए देखकर गुस्सा होते हुए, माँ, इतने कपड़े क्यों धो रही हो? ये सब सूखेंगे कहाँ? हमारी छत तो छोटी सी है। अरे तुझे नहीं पता, हम दोनों बारिश में पूरे मोहल्ले में कपड़े सुखाने वाली सास बहू हैं। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? पड़ोस में कपड़े मत सुखाना, वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे और फिर 1-2 दिन की बात कुछ और ही होती है, लेकिन रोज रोज ये सब कोई नहीं झेलता। अरे बेटा, तू कैसी बातें करता है? सब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी ही तो आखिर पड़ोसी के काम आता है ना, तू चिंता मत कर, कोई गुस्सा नहीं करेगा। कमल गुस्से में नीचे चला जाता है। तभी अचानक फिर से तेज बारिश होने लगती है। कृष्णा और नीलम फटाफट कपड़े उठाकर नीचे ले आती हैं और सोफे और कुर्सियों पर कपड़े रखते हुए आपस में बातें करती हैं। माँ जी, इतने सारे कपड़े हैं, कैसे सूखेंगे? अब तो हम पड़ोसियों के घर के अंदर भी रस्सी बांधकर कपड़े नहीं सुखा सकते, क्या करें अब? बहू, हम पड़ोसियों के घर के अंदर कपड़े नहीं सुखा सकते, लेकिन उनके घर के बाहर बरामदे में तो कपड़े सुखा सकते हैं ना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। ऐसा करते कि रात को चुपचाप से पड़ोसियों के घर के बाहर रस्सी बांधकर कपड़े टांग आएंगे और दूसरे दिन उठा के ले आएंगे। अब दोनों रात होने का इंतजार करती हैं। रात के 10 बजे नीलम और कृष्णा पड़ोसियों की बालकनी में कपड़े टांग कर आ जाती हैं। अगली सुबह सावित्री जैसे ही घर के बाहर निकलती है तो उसके चेहरे से कपड़े टकराते हैं और वो अपने आप से, अरे ये क्या बदतमीजी है, बड़ी परेशानी है भाई, पड़ोसियों ने तो इतने सारे कपड़े घर के बाहर टांग दिए हैं। सामने वाले घर में कल्पना गेहूं पिसवाने के लिए डब्बा लेकर बाहर निकल रही थी। तभी गेहूं गिर जाता है और कल्पना गेहूं समेटते हुए सावित्री को देखकर, चाची देखो ना, इस बार तो पड़ोसियों ने हमसे बिना पूछे हमारे घरों के बाहर कपड़े टांग दिए हैं। ये मेरे गेहूं गिर गया, उसके चक्कर में पूरे गेहूं में कीचड़ लग गया। ऐसे दिन बीतते हैं और सभी पड़ोसी बारिश में पूरे मोहल्ले में कपड़े सुखाने वाली सास बहू से परेशान हो जाते हैं। वो हर बार उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सास बहू नहीं मानती। एक दिन मालती अपने घर के बाहर आकर अपने घर के बरामदे में फैले हुए कपड़ों को देखते हुए अपनी पड़ोसनों से, हे भगवान, बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। ऐसा करती हूँ कि इनके कपड़े उठा के नीचे फेंक देती हूँ, कम से कम इससे इन्हें ये तो समझ आएगा कि पड़ोसियों के घर के बाहर कपड़े नहीं सुखाना चाहिए।
मालती गुस्से में कुछ कपड़े उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देती है। तभी कमला भी अपने घर के बाहर आकर फैले हुए कपड़ों को देखकर गुस्सा करते हुए, तुमने बिल्कुल सही किया मालती बहन, मैं भी नीलम के इस नए सूट पर स्याही का दाग लगा देती हूँ ताकि दोबारा वो यहाँ पर कपड़े ना सुखाएं। कमला नीलम के नए सूट पर जानबूझकर नीली स्याही का दाग लगा देती है। शाम को जब कृष्णा और नीलम कपड़े उठाने बाहर आती हैं तो कपड़ों की हालत देखकर दंग रह जाती हैं। हाँ जी, देखो हमारे कुछ कपड़े नीचे पड़े हुए हैं और कुछ नए कपड़ों में तो स्याही का दाग भी लगा हुआ है। हाँ बहू, जरूर ये सब इन मोहल्ले वालों का ही काम है। रुक, मैं अभी इन सब से पूछती हूँ। कृष्णा सभी मोहल्ले वालों को आवाज देते हुए, कहाँ हो मोहल्ले वालों, सब बाहर निकल के आओ जरा। कृष्णा की आवाज सुनकर सभी पड़ोसने और मोहल्ले के बाकी लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। तभी सुरेश कृष्णा से, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो काकी शाम के समय? मेरी बहू के कपड़ों में ये दाग किसने लगाया और ये कपड़े नीचे किसने फेंके? अरे चाची, हमें क्या पता कि किसने किया है ये सब कुछ। हम तुम्हारे कपड़ों के चौकीदार नहीं है जो बाहर खड़े होकर ये सब देखते रहे। तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो दीदी? कपड़े आप लोगों के घर के बाहर टंगे हैं तो फेंके भी आप लोगों ने ही होंगे ना। जब तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो तुमने हमारे यहाँ पर कपड़े क्यों फैला रखे? अपने यहाँ फैलाओ ना। हाँ सही बात है। क्या तुम लोग अपने घर में एक शेल्टर नहीं लगवा सकते जो रोज रोज हमारे यहाँ जाते हो? हमने तो पड़ोसी का घर समझा, इसीलिए यहाँ पर अपने कपड़े फैलाए। पड़ोसी हैं, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि हमारे घरों को धोबी घाट बना दोगी। चलो बहू, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। ये सब दिल के काले हो गए। पड़ोसियों की मदद की तो भावना ही खत्म हो गई है उनके दिलों से। कृष्णा और नीलम अपने सारे कपड़े समेटती हैं और अपने घर वापस ले जाती हैं। घर आकर सारे कपड़े सोफे और कुर्सियों पर रखते हुए नीलम, माँ जी, कपड़े तो हम ले आए लेकिन ये अब तक सूखे भी नहीं है। हाँ बहू, आप कपड़े यहीं रखे रहने दो, धूप निकलेगी तब सुखाएंगे। 3 दिन और बीत जाते हैं लेकिन धूप नहीं निकलती। तब सास बहू दोबारा पड़ोसियों के घर बाहर कपड़े लेकर टांग देती हैं और चुपचाप घर वापस आ जाती हैं। शाम को दोनों बालकनी में खड़ी होकर अपने कपड़ों को देख रही थी कि तभी दोनों देखती हैं कि एक गाय जाकर कपड़ों को खींच खींच कर गिरा रही है। दोनों दौड़ते हुए जाती हैं और उस गाय को भगा देती हैं। फिर वो वापस अपने घर आकर, बहू आज तो ये गाय हमारे सारे कपड़े ही खराब कर देती। वो तो सही समय पर हमने देख लिया और उसे जाकर भगा दिया। हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने कोई जंग जीत ली, वरना इतने सारे कपड़े हमें फिर से धोने पड़ते। ऐसी शाम हो जाती है और कमल ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। रास्ते में मधुर और सुरेश उसे रोककर बातें करते हुए, अरे कमल भाई जरा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने पूरे मोहल्ले में तमाशा बना रखा है। हाँ भाई, तुम्हारी माँ और पत्नी कपड़े यहाँ वहाँ फैलाते हैं, जरा उनको मना करो, नहीं तो अगली बार बात बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं घर जाकर बात करता हूँ। कमल गुस्से में घर के अंदर आकर चिल्लाते हुए, आप लोग कपड़े वहाँ क्यों फैलाते हो? अब तो मोहल्ले वाले भी रास्ते में रोककर शिकायत करने लगे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अरे बेटा, तू इन मोहल्ले वालों की ज्यादा साइड मत ले। तुझे नहीं पता वो कितने बेकार लोग हैं। पड़ोसी होकर भी पड़ोसी की मुसीबत में काम नहीं आते। हाँ जी, उन्होंने मेरे नए सूट में दाग लगा दिया, हमारे कपड़े नीचे फेंक दिए। और तेरी शर्ट में भी दाग लग गया। देख तेरी व्हाइट वाली शर्ट की क्या हालत की है उन्होंने। हे भगवान, मेरी व्हाइट शर्ट खराब कर दी। ये तो मेरी सबसे महंगी शर्ट थी। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं इस दाग को टूथपेस्ट और नींबू लगाकर निकाल दूंगी। ठीक है, दाग तो निकल जाएगा, लेकिन तुम लोग सारे कपड़े उठा कर ले आओ और आइंदा से वहां कपड़े मत डालना। मैं अब और कोई तमाशा नहीं चाहता। कमल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। तब नीलम, माँ जी, क्या अब हम पड़ोसियों के घर कपड़े नहीं डालेंगे? अरे बहू, उसकी कौन सुनता है, जाने दे। 2 दिन में सब शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम कपड़े वहीं डालेंगे। फिलहाल तो सारे कपड़े उठाकर ले आते हैं। दोनों सास बहू पड़ोसियों के घर के बाहर से सारे सूखे कपड़े उठाकर घर ले आती हैं और तय करके रख देती हैं। अगले 2 दिन के बाद वे लोग फिर से चुपचाप पड़ोसियों की बालकनी में कपड़े डालते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और दोनों सास बहू पड़ोसियों के घर के बाहर कपड़े डालना बंद नहीं करती। पड़ोसी उनके कपड़े कभी फेंक देते हैं, कभी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सास बहू का अक्सर पड़ोसियों से झगड़ा भी होता। पूरी शांति कॉलोनी का माहौल अशांत हो जाता है। एक दिन कमल गुस्से में तमतमाया हुआ घर आकर, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करा के रखी है आप दोनों ने, और अब तो मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ शिकायत करने वाले हैं कि इनको घर से निकाल दो। क्या चाहती हो तुम लोग, कि हम इस घर से बेघर होकर निकल जाएं?
तो क्या करें, आखिर हम अपने ये कपड़े कहाँ सुखाएं? अगर इतना बुरा लग रहा है आपको तो हमें छत पर शेल्टर लगवाने के पैसे दे दो ना। कमल ये सुनकर चुप रह जाता है। वो भावुक होते हैं। गलती मेरी ही है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ कि बचाकर अपनी छत पर एक शेल्टर लगवा लूं, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को ये बेइज्जती झेलनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर आप लोग जैसा कह रहे थे वैसा ही करो। कमल भावुक होकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। उसकी ये लाचारी देखकर कृष्णा और नीलम दोनों दुखी होते हुए, बहू, हमारा बेटा बहुत टूट चुका है, कुछ ना कुछ तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है, अब हम अपनी इस समस्या का समाधान अपने दम पर निकालेंगे। अगली सुबह नीलम जल्दी उठकर ढेर सारे पकौड़े का बैटर तैयार कर रही थी, जिसे देखकर कमल, नीलम इतने सारे पकौड़े का बैटर, इतने पकौड़े क्यों बना रही हो तुम सुबह सुबह? क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? नहीं जी, बल्कि हमारा तो कुछ और ही प्लान है। शाम को ऑफिस से वापस आते समय खुद पता चल जाएगा आपको, अभी तो आप बस ऑफिस निकलिए। कमल उलझन में ऑफिस चला जाता है। कमल के ऑफिस जाने के बाद कृष्णा बाहर से आकर अपनी बहू से, बहू, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, गैस स्टोव और ठेला किराए पर ले आई हूँ और जगह भी देख कर आ गई हूँ जहाँ हमें अपना ठेला लगाना है। हाँ माँ जी, मैंने भी चाय और पकौड़े बनाने की सारी तैयारी कर ली है। चलिए अब हम निकलते हैं, मौसम भी अच्छा है, आज तो हमारा प्लान पक्का कामयाब होगा। हाँ बहू, शक्कर पत्ती वगैरह चाय की सारी चीजें रख ली ना, हम पकौड़ों के साथ चाय भी बेचेंगे। हाँ माँ जी, इस झोले में सब भर के रख लिया है। थोड़ी देर बाद ही कृष्णा और नीलम पूरे सामान के साथ बाहर रखे ठेले को अच्छी तरह सजाती हैं और दोनों ठेला लेकर घर से निकल पड़ती हैं। फिर वे शांति कॉलोनी के नुक्कड़ पर एक बड़े शेल्टर के नीचे अपनी चाय पकौड़े की दुकान लगा लेती हैं। नीलम स्टोव पे गर्मा गर्म पकौड़े तलना शुरू करती है और कृष्णा चाय बनाना शुरू करती है। साथ ही कृष्णा आवाज लगाते हुए, आइए आइए, गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े खाइए और चाय भी पीजिए, ऐसी चाय और पकौड़े कहीं नहीं मिलेंगे। मोहल्ले वाले शाम को ऑफिस और बाजार से वहां से आते हुए बारिश में पूरे मोहल्ले में कपड़े सुखाने वाली सास बहू को चाय और पकौड़े बेचते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। सावित्री, कल्पना और मालती भी वहां रुककर बातें करते हुए, अरे ये तो कृष्णा काकी और नीलम पकौड़े बेच रही हैं यहाँ नुक्कड़ पर। हाँ बहन, चलो जरा खा के देखते, याद है ना इनके घर जो पकौड़े खाए थे, वो स्वाद तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। सब लोग उनके ठेले पर पहुंचकर पकौड़े खाते हैं। पकौड़े सचमुच बहुत अच्छे और स्वादिष्ट थे। देखते ही देखते आसपास वालों की बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है और सास बहू के पकौड़े और चाय बिकने लगते हैं। शाम को कमल ऑफिस से लौट रहा होता है, तभी भीड़ देखकर वहीं रुक जाता है। वो अपनी माँ और पत्नी को ठेले पर आकर उन्हें हैरानी से देखते हुए, माँ, नीलम, ये क्या तमाशा है? तुम लोगों ने यहाँ चाय पकौड़े की दुकान लगाई है पूरे मोहल्ले के सामने? और नहीं तो क्या बेटा, मेहनत की कमाई खा रहे, इसमें आखिर बुराई ही क्या है? अरे क्यों लगाया ये ठेला? मेरी ऑफिस में कितनी बेइज्जती होगी कि मेरी माँ और बीवी ठेला लगाती है। बेइज्जती दूसरों के घरों में जबरदस्ती कपड़े टांगने में होती है बाहर, ऐसी ईमानदारी से मेहनत का काम करने में नहीं होती। ये तो स्वाभिमान का काम है। हाँ कमल भाई, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है, वो दोनों बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ कमल, ये दोनों बहुत ही लाजवाब पकौड़े बनाती हैं, हम सब रोज यहाँ खाएंगे। मोहल्ले वालों का ये सपोर्ट देखकर कमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो भी उनके साथ काम करने में हाथ बटाने लगता है। शाम को वे लोग ढेर सारे पैसे कमाकर घर आती हैं। नीलम और कृष्णा टेबल पर पैसे गिन रही हैं। नीलम पैसे देखते हुए, माँ जी, आज की कमाई तो बहुत अच्छी हुई। हाँ बहू, यदि हमारी चाय और पकौड़ों का ठेला अच्छा चला तो कुछ ही दिन में हम इतने पैसे इकट्ठा कर लेंगे कि अपनी छत पर एक अच्छी शेल्टर डलवा सकते हैं। हाँ माँ जी, और फिर हमें अपने पड़ोसियों के घर के बाहर कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ कर देना माँ। नीलम, मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया, मुझे तुम पर गर्व है। अगले दिन भी दोनों सास बहू चाय और पकौड़े का ठेला लगाती हैं। उन्हें देखकर सावित्री उनके पास आते हुए, ये तुम दोनों ने बड़ा ही अच्छा किया, तुम्हारे चाय और पकौड़े की खुशबू तो दूसरी गली तक भी आ रही है। भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही इतने पैसे कमा लोगी कि अपनी छत पर एक शेल्टर लगवा सको। चलो अब जल्दी से मुझे भी चाय पकौड़े दे दो। नीलम सावित्री अम्मा को चाय और पकौड़े दे देती है। दोनों सास बहू कुछ दिन तक लगातार चाय पकौड़े बेचती हैं। मोहल्ले वाले मजे से खाते हैं और ऐसे ही वे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं और अपने घर की छत और बालकनी में एक शानदार मजबूत शेल्टर लगा लेती हैं। आज बाहर तेज बारिश हो रही है, पर नीलम अपनी छत की शेल्टर के नीचे कपड़े फैला रही है और कृष्णा उसकी मदद कर रही है। माँ जी, आज हमको कोई भी डांटने वाला नहीं है और इस शेल्टर के नीचे हमारे कपड़े आराम से सूखेंगे। अब हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है।
हाँ बेटा, ये सब हमारी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा है। तभी सामने की छत से सावित्री, कल्पना और मालती मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर आवाज देते हुए, नीलम, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया, अपने दम पर सब बदल दिया। और अब तो तुम दोनों पूरे मोहल्ले वालों की सबसे चहेती बन गई हो। शाम को पकौड़े तैयार रखना। हाँ सावित्री दादी, शाम को पकौड़े और चाय तैयार मिलेंगे। आसपास की सभी औरतें अपनी अपनी छत से देखकर बहुत खुश होती हैं। पूरा मोहल्ला अब एक सच्चे परिवार की तरह मुस्कुरा रहा है। इसी हंसते हुए दृश्य के साथ शांति कॉलोनी की ये अनोखी और प्रेरणादायक कहानी छत पर ही खत्म हो जाती है।